So we'll go ahead with next part of this chapter, that is rotational dynamics. तो सिर्फ एक चीज याद रखना, रोटेशनल डायनामिक्स का जब हम स्टडी करते हैं तो वी कंसिडर रिजिड बॉडी. तो बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज ऑलवेज अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसा बॉडी होता है जिसपे आप यू कैन अप्लाई एनी अमाउंट ऑफ फोर्स बट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स रिमेन्स फिक्स्ड. तो ये जो बॉडी है सॉलिड है, सॉलिड में होता है पीरियोडिक अरेंजमेंट. Rigid body is a solid body in which under the action of any amount of force the distance between two molecules always remains fixed. इसको आप बोलते हो rigid body. और हम यहाँ पे rotational motion की बात कर रहे हैं. तो जब एक rigid body rotate होगा, when a rigid body rotates, each particle of the body performs circular motion. So remember, when a rigid body rotates, each particle of the body performs circular motion. और ये जितने भी सर्कल्स यहाँ पे है उन सबका सेंटर एक कॉमन लाइन पे आता है. इसको आप बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एंड द सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्कल्स लाई अलोंग द कॉमन स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद रोटेशनल डायनामिक्स पार्ट. तो रोटेशनल डायनामिक्स में मैं थोड़ा सीक्वेंशियली नहीं जाऊंगा, जो नोट्स मैंने आपको दिए वैसे नहीं जाएंगे क्योंकि तीन टॉपिक एग्जैक्टली कनेक्टेड है. टॉपिक नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. टॉपिक नंबर 2 टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. टॉपिक नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. ये तीन टॉपिक का डेरिवेशन मोर और लेस सेम है, कनेक्टेड है. दैट इज व्हाई हम लोग पहले ये तीन टॉपिक कवर करेंगे. तो लेट अस कंसिडर अ रिजिड बॉडी of arbitrary shape, random shape का rigid body है. Let us say this arbitrary shape body is rotating about some axis passing through point O. The body is assumed to be made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, mn. तो ये जो body है, it is made up of large number of particles of masses m1, m2, m3, mn. m1 का मास m1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, m2 का r2 है, mn का rn है. और एक चीज तुमको और एक याद रखना है, जो तीन टॉपिक मैंने बोले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. जहां जब तुम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो फिलहाल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी छोड़ दो, लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात करो. व्हाट इज ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², मतलब v कांस्टेंट है. तो यहाँ पे भी v का एनालॉग ओमेगा कांस्टेंट है. तो जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करते हो तो यू से दैट द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. क्योंकि तीन टॉपिक में कहीं पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहीं पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कंफ्यूजन होता है. तो कंफ्यूजन का केस ही नहीं है. क्यों नहीं है? अगर आपको लीनियर मोशन पता है तो आपको एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन ऑलरेडी पता है. आपको पता है इट इज हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन. सिर्फ m की जगह पे यहाँ पे तुम लिखते हो I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम डिफाइन करेंगे. v के यहाँ पे लिखोगे ओमेगा, तो हाफ I ओमेगा². फिर फोर्थ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन. तो फोर्स के यहाँ पे टॉर्क, मास के यहाँ पे I, a की जगह पे अल्फा. फिर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. यहाँ पे मोमेंटम है एंगुलर L, मास के यहाँ पे है I, b के यहाँ पे है. तो जिसमें ओमेगा है वहां ओमेगा कांस्टेंट, जिसमें अल्फा है वहां पे अल्फा कांस्टेंट. तो ये बेसिक आइडिया पहले से दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा. कंसिडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी it is rotating with a constant angular velocity of omega. Imagine the body to be made up of large number of particles of mass m1, m2, mn at distances r1, r2, rn from axis of rotation. एंगुलर वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट हो लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लीनियर स्पीड ये होता है r ओमेगा. ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन हर एक मास का डिस्टेंस सेम नहीं है. तो फिर v1 आ जाएगा r1 ओमेगा
V2 आ जाएगा R2 ओमेगा, Vn आ जाएगा Rn ओमेगा। जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। रोटेटिंग रिजिड बॉडी किससे बना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बॉडी का एनर्जी कहाँ से आ रहा है? पार्टिकल से आ रहा है। मतलब तुमने अगर हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लिया और सबको ऐड कर लिया तो क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हाफ एम वी क्या है? आर ओमेगा। तो ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वन मत लिखना, सबका एंगुलर स्पीड सेम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल होगा हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और nth पार्टिकल का होगा हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जिसको मैं डिनोट करूंगा के ई सफिक्स आर, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। तो ये आ जाएगा हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम एन आर एन स्क्वायर। इसको हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन में लिख सकते हैं, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आई रन फ्रॉम 1 to n ओमेगा स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर मैं इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करूं, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आई रन फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर। बराबर, यहाँ तक क्लियर। अब अगर आप कंपेयर करते हो तो हाफ हाफ वी और ओमेगा, बराबर, हाफ के यहाँ पे हाफ है, लीनियर स्पीड यहाँ पे एंगुलर स्पीड है। तो जो काम यहाँ पे मास करता है वो काम यहाँ पे समेशन एम आई आर आई स्क्वायर कर रहा है। मास क्या करता है? इनर्शिया, इनर्शिया प्रोवाइड करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every body remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force acts on it। एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन ये था कि किसने रोका उसको स्टेट चेंज करने से? रेस्ट से मोशन में आने के से उसको किसने रोका? खुद के मास ने। मास को बोलते हो इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास। और रोटेशनल मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया, या फिर इसका और एक नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इट इज कॉल्ड एज ईदर रोटेशनल इनर्शिया और इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन शॉर्ट एम आई, denoted by I। तो इसको डिनोट करते हो I से। Therefore rotational inertia और moment of inertia is I, which is summation mi ri square I runs from 1 to n। और ये इसके लिए ऐसा आया क्योंकि ये जो बॉडी था ये डिस्क्रीट पार्टिकल से बना है। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट मास कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है कंटिन्यूअस मास कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन में एक मास है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा है, फिर कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस में एवरीवेयर यू हैव मास। तो अगर हमको इनर्शिया ये कंटिन्यूअस मास का चाहिए तो समेशन के यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन एम आई के यहाँ पे आएगा डीएम और आर आई के स्क्वायर के आएगा आर स्क्वायर।
दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm। यहाँ तक क्लियर? तो अगर आप देख रहे हो तो इसके ऐसा यूनिट भी मिल जाएंगे आपको। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बराबर। और इसके आपको डायमेंशन भी मिल जाएंगे। मास मतलब m⁻⁴ मीटर स्क्वायर मतलब l⁻²। ये आ गया डायमेंशन। ये होगा आपका पहला टॉपिक खत्म। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हमको टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क का एनालॉगस होता है फोर्स। जहां फोर्स हो वहां एक्सेलरेशन होता है, जहां टॉर्क हो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे आप वही स्टोरी रिपीट करोगे। कंसिडर अ बॉडी मेड अप ऑफ large number of particles of masses m1, m2, m3, mn at distances r1, r2, r3, rn from axis of rotation. The body this time is rotating with constant angular acceleration. क्यों acceleration? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क की बात कर रहे हो। टॉर्क मतलब फोर्स जैसा है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, टॉर्क है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं हो सकता यहाँ पे। तो टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी। अब तुमको टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करना है तो जब ये बॉडी रोटेट होगा, हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। और ये जो बॉडी है इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका स्पीड चेंजिंग है। स्पीड चेंजिंग है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। हर एक पार्टिकल पे क्या है? फोर्स है। और हर एक पार्टिकल का फोर्स जो है वो टेंजेंशियल है। कैसा है? टेंजेंशियल है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा ना। फिर सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स क्या होना चाहिए? यहाँ पे टेंजेंशियल। और ऐसा बोलो कि ऐसा कैसा टेंजेंशियल फोर्स? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें स्पीड चेंज नहीं होता। ये यूनिफॉर्म है क्या? नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड चेंज होगा क्या? यस। तो फोर्स नॉर्मली यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे है। तो ये आगे डायरेक्शन किसका? फोर्स का। और ये क्या है? आर है। तो फोर्स और आर में आपको एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। यहाँ स्टार्ट कहाँ से करते हो? आप बोलते हो जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया था, सबको ऐड किया था। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का टॉर्क फाइंड करोगे, सबको ऐड करोगे। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार है। मतलब टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है। लेकिन थीटा कितना है? 90 है। तो क्या है? आर एफ है। तो फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? आर इंटू अल्फा है। जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, a इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो टॉर्क इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा है। एम आर स्क्वायर अल्फा है। तो पहले पार्टिकल के टॉर्क कितना है? m1r1 स्क्वायर अल्फा। 1 मत लिखना, अल्फा, क्योंकि पूरी बॉडी रोटेट हो रही है विद एक्सेलरेशन अल्फा। तो बॉडी का हर एक पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा। तो टॉर्क ऑफ सेकेंड पार्टिकल m2r2 स्क्वायर अल्फा। nth पार्टिकल का mn/rn स्क्वायर अल्फा। तो टोटल टॉर्क इज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क nth पार्टिकल का टॉर्क। तो टोटल टॉर्क के लिए आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn/rn स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आप अल्फा निकाल लोगे कॉमन, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर, और साथ में आएगा अल्फा। ये था समेशन mi/ri स्क्वायर। आई रन फ्रॉम 1 to n। आई रन फ्रॉम 1 to n। इसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये हो गया डिराइव। अब इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। वापस से वही सब। इस बार एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है,
फिर वही बात, जब बॉडी रोटेट होगा हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट और मोमेंटम का डायरेक्शन होता है अलोंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? टेंजेंट है, बराबर। रेडियस और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर, तो मोमेंटम और रेडियस है परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि वही प्रोसेस वही है, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो, सबको ऐड करो, सबको ऐड ही करना है, मतलब इन शॉर्ट, बराबर। तो अब याद रखना, इन दिस केस एल बार एंगुलर मोमेंटम इज आर बार क्रॉस पी बार, तो एल इक्वल टू आर पी साइन थीटा, तो एल इक्वल टू आर पी साइन 90 is 1, तो एल इक्वल टू आर पी, पी इज एम वी, एल इक्वल टू आर इंटू एम, वी इज आर ओमेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, nth का है mn rn स्क्वायर ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम है L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कॉमन निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा L इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो ये आ गया समेशन mi ri स्क्वायर आई रन्स फ्रॉम 1 टू n इंटू ओमेगा, ये आ गया i, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन डिराइव। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो बहुत सिंपल आइडिया है। ये आइडिया तो तुम यहाँ पे भी समझ सकते हो किसी भी एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, मान लो 10 किलोग्राम है, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, तो रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। इस बॉडी का, इस ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का रोटेशनल इनर्शिया का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक वैल्यू होगा, सम वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस बॉडी को एक पॉइंट में डाल देंगे और ये पॉइंट मास को उसी सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस पे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेम, उस डिस्टेंस को बोलोगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास सम मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस। हमने क्या किया, हमने एक्सिस तो वही रखा, लेकिन इस पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर दिया और अब इस सिंगल पॉइंट को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। रोटेट करवा रहे हैं मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं इन शॉर्ट, क्योंकि रोटेशन ऑफ सिंगल पॉइंट है सर्कुलर मोशन। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कहां से, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इनिशियल इनर्शिया मतलब ओरिजिनल मास डिस्ट्रीब्यूशन का इनर्शिया और पॉइंट मास का इनर्शिया हो जाएगा सेम, I1 इक्वल टू हो जाएगा I2। उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बोलोगे रेडियस ऑफ गायरेशन, और बाय डेफिनेशन रेडियस ऑफ गायरेशन इज अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मास। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कहाँ लगता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू आपको बॉडी को देखे बिना पता चलता है कि बॉडी कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू R आ गई तो बॉडी इज अ रिंग rotating about its own axis. Own axis of a ring is axis passing through center of mass and perpendicular to the plane. किसके है, क्या रिंग है, खड़ा है हाथ में, पास करो, मिल गया ओके।
तो ये रिंग है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। के की वैल्यू अगर आर आई, बिना देखे रिंग है, एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। मैं बाद में देता हूं ये। देन अगर डिस्क है तो के की वैल्यू आर बाय रूट टू आएगी, मतलब सिर्फ वैल्यूज देख के तुम बता रहे हो बॉडी कौन सा है, एक्सिस रोटेशन कहां से पास हो रहा है। के की वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ 2/3 आर आई तो हॉलो स्फीयर रोटेटिंग अबाउट डायामीटर। के की वैल्यू रूट ऑफ 2/5 आर सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट डायामीटर। तो ये के का वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे समझ में आएगा वाई, क्योंकि अगर आपको ये के निकालते आ गया तो रोटेशनल डायनामिक्स खत्म हो गया, उतना ही है उसमें, क्योंकि ये 3 और एक के का वैल्यू फाइंड करना डन। अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। So let us find out what is moment of inertia of a uniform ring, thin uniform ring. पहली बात तो रिंग क्या है, रिंग ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें मास सर्कमफरेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो रिंग is a uniform ring is a geometric structure in which all the mass is concentrated at the circumference. हमको फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाती है तो आगे जाके थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करके आप किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हो। तो प्राइमरी कंडीशन है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, बाकी सब अपने आप आएगा। तो थ्योरम देख लेंगे हम लोग। इसका टोटल मास, रिंग का टोटल मास है m, कैपिटल M। इसका रेडियस है r, द रेडियस इज r, कैपिटल R। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। हमको फाइंड करना है इसका, क्या फाइंड करना है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो रिंग है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मास एलिमेंट्स। So we imagine that the ring is made up of large number of small mass elements, बराबर। तो जब रिंग रोटेट होगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिवॉल्व होंगे। अगर मुझे एक सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो बाकी मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम फिलहाल एक ही एलिमेंट पे फोकस करेंगे। हम एक ही एलिमेंट लेंगे, वी विल टेक ओनली वन एलिमेंट, लेट अस से एट पॉइंट बी। तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया मास का, और इस एलिमेंट का मास कितना है dm, क्योंकि कैपिटल M पूरे रिंग का मास है, इसका मास कितना है dm। तो हम पहले सिर्फ एक एलिमेंट का इनर्शिया निकालेंगे और वो इजी है, क्योंकि इनर्शिया का हमको पता है फॉर्मूला। इनर्शिया क्या था, mr², लेकिन मास कितना है dm, और इनर्शिया कितना है di, और स्मॉल r क्या है, कैपिटल R, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया एक मास एलिमेंट का r² dm। अगर आपको टोटल इनर्शिया चाहिए तो करोगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन r² dm। अब मैं कोई भी मास एलिमेंट लू, कहां पे भी लू, अल्टीमेटली उसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, r है। तो इसके लिए r क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के होता है बाहर। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन dm, मतलब ये पूरे के पूरे dm को करोगे ऐड, जितने भी मास एलिमेंट रिंग पे लिए हैं आपने उसको क्या करोगे ऐड। तो dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, ऐसा करते करते पूरा रिंग ही बन गया। तो दिस इज कैपिटल M, तो r² इंटू m, तो I इक्वल टू mr²। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो अंडर रूट ऑफ I बाय m, व्हाट इज I, mr² बाय m, तो रूट ऑफ r² इज r। तो मैंने तो बताया k इक्वल टू r होता है रिंग के लिए, तो k इक्वल टू r आया, मतलब समझ जाना रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग टू सेंटर ऑफ मास। फिर है डिस्क का केस। डिस्क के केस में और रिंग के केस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। रिंग को आप इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मास एलिमेंट, डिस्क को तुम इमेजिन करते हो टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर गोइंग अप टू सर्कमफरेंस। तो यहाँ पे अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है
of uniform disk, in uniform disk by the way. तो इस केस में what you do is you consider a disk and definitely the disk is rotating about an axis passing through center of mass, and then हमको फाइंड करना है inertia of this disk. लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ये डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर एंड एक्सटेंडिंग अप टू सर्कमफरेंस. तो फिलहाल मैं कोई भी एक डिस्क पे फोकस करता हूं. जैसे हमने एक एलिमेंट पे फोकस किया था, यहाँ पे एक डिस्क पे फोकस करेंगे. ये जो डिस्क है, सॉरी, एक रिंग पे फोकस करेंगे. ये जो डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस कितना है? कैपिटल आर. और ये जो रिंग मैंने लिया है, ये रिंग का है स्मॉल आर. और ये जो रिंग का थिकनेस है, इसको मैं मान लूंगा डी आर. तो अगर आपको थोड़ा और डिटेल में समझना है तो एक काम करो, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको. ये वही रिंग है, सिर्फ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ. तो ये क्या है? स्मॉल आर. और साथ में थिकनेस कितना है? डी आर. कितना है? डी आर. कितना है? डी आर. राइट. हमको चाहिए था डिस्क का. हमने डिस्क को इमेजिन कर लिया टू बी मेड अप ऑफ रिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर गोइंग अप टू सर्कमफरेंस. तो मुझे कम से कम एक रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते आएगा ही. और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो लगने वाले हैं डिफाइन कर देते हैं. सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, total mass upon total area of disk, mass upon pi r square, equation number 1. हमको लगने वाला है सिग्मा फॉर रिंग. सिग्मा फॉर रिंग इज dm अपॉन एरिया ऑफ रिंग. तो मास ऑफ रिंग dm. बाय द वे, ये dm क्या है? ये dm है मास ऑफ रिंग. पिछले केस में dm क्या था? मास ऑफ एलिमेंट. यहाँ पे dm क्या है? मास ऑफ रिंग है. तो dm इक्वल टू सिग्मा इंटू ए रिंग. और ए रिंग, एरिया ऑफ रिंग कैसे फाइंड करते हो? 2 पाई आर डी आर. इनर सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, तो 2 पाई आर डी आर. तो एरिया ऑफ रिंग आएगा 2 पाई आर डी आर. ये आ गया मास एलिमेंट, मतलब रिंग का मास. तो आपको ऑलरेडी पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. अभी तो फाइंड किया था एम आर स्क्वायर. एम, what is m of ring? dm. what is radius? r square, small r, क्योंकि रिंग की बात कर रहे हो आप. तो ये तो हो गया एक रिंग का. लेकिन डिस्क किससे बना है? लार्ज नंबर ऑफ रिंग से. तो टोटल कहां से आएगा? इंटीग्रेशन. किस पे? हर एक डी आई पे. रिंग कहां से स्टार्ट हुए, कहां तक गए? कैपिटल आर तक. व्हाट इज डी आई? dm r square. What is dm? What is dm? सिग्मा 2 पाई r और साथ में r स्क्वायर और साथ में dr. तो 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट r इंटू r स्क्वायर इज r क्यूब. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब? r रेज टू 4/4. तो 2 पाई सिग्मा r रेज टू 4/4 फ्रॉम 0 टू r. तो 2 पाई सिग्मा, लेकिन सिग्मा फाइंड किया था तुमने, m अपॉन पाई आर स्क्वायर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0. पाई पाई कैंसल, 1 जा 2 जा, r रेज टू 4 अपॉन r स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2. ये मिल गया आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. क्लियर. हमको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो फिर वही k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i बाय m. अंडर रूट ऑफ i इज mr स्क्वायर बाय 2 और ये m कैंसल कैंसल. r स्क्वायर का रूट इज r, 2 का रूट इज रूट 2. तो k इक्वल टू r बाय रूट 2. मैंने बताया था डिस्क के लिए k इक्वल टू r बाय रूट 2. करेक्ट. लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या है. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है. इसलिए इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट नहीं है. इसलिए तुमने रिंग्स को इमेजिन कर लिया. लेकिन अगर द टाइम, द इंस्टेंट, जैसे ही तुमने द मोमेंट यू टेक दिस हियर,
अगर तुमने इसको शिफ्ट कर दिया, अब बताओ कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तुम रिंग लोगे भी तो सिमेट्रिक नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमको ये जो अप्रोच है, जो मैथमेटिकल अप्रोच है, मतलब इंटीग्रेशन का जो अप्रोच है, वो हर बार यूज नहीं हो सकता है। तो फिर अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट tangent perpendicular to the plane, तो ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो हमको एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा। मतलब पहले हमारा जो रिंग था वो रोटेट हो रहा था अबाउट सेंटर ऑफ मास, अभी रोटेट हो रहा है अबाउट टैंजेंट, बट टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, क्योंकि ये भी टैंजेंट है, दैट इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये बॉडी ऐसा भी रोटेट हो सकता है अबाउट डायामीटर, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, तो बहुत सारे ओरिएंटेशंस है। तो इसके लिए हमको दो थ्योरम चाहिए, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही डिराइव करके दूंगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस उससे सिंपल है, तो दैट यू विल डू। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है, तो वी हैव आर्बिट्री शेप बॉडी, और इसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पता है कहां पे है, और आपको पता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हमको बॉडी को रोटेट करवाना है अबाउट सम अदर एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ। This some point O, मतलब these two axes are at a distance h from each other. So we want to find out what is IO. That is the task. तो अभी हम करते क्या है, हम एक काम करते हैं कि हम पूरे बॉडी का तो एक साथ नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है हम लोगों को। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं डीएम, सम एलिमेंट डीएम, स्मॉल मास एलिमेंट। तो यहाँ पे वापस से क्या कंसीडर कर लिया, स्मॉल मास एलिमेंट डीएम। मान लो ये कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे है। इमेजिन इमेजिन इसका जो डिस्टेंस है ओ से, ये आर ओ है, सी से ये आर है। तो द डिस्टेंस ऑफ दिस मास एलिमेंट इज आर सफिक्स ओ फ्रॉम पॉइंट ओ एंड आर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये दिमाग से निकालना नहीं, किधर गया ये भूलना ही नहीं। इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम, आर स्क्वायर डीएम। एक ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आर स्क्वायर आता है राइट एंगल ट्राइंगल्स में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस ट्राइंगल समहाउ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी समहाउ मतलब क्या करेंगे, ये जो लाइन है ओसी, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, और पी पॉइंट से एक्सटेंडेड ओसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, इसको बोल देंगे डी। ये आ गया डी पॉइंट। तो ये आपके पास एक ओ पी डी, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। लेकिन ओडी इटसेल्फ इज ओसी प्लस सीडी, ओसी प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। ओपी ये डिस्टेंस है आर ओ, मैं बाद में लिखूंगा इसको, लेकिन पहले मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूं। ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, प्लस डीपी स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस, ओके, प्लस डीपी का स्क्वायर। बट इफ यू सी, ये जो सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर है, सीडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज सीपी स्क्वायर। ये जो छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन गया। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस 2 ओसी सीडी प्लस सीपी स्क्वायर। ओपी is R0, OC is R, 2 OC is R, OC R है क्या, नहीं H है, OC क्या है, H है। तो H स्क्वायर और ये 2H, और CD पता नहीं, X बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, X प्लस CP क्या है, R स्क्वायर। मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भूलना ही नहीं, इंटीग्रेशन
तो इस इक्वेशन को मैं डीएम से मल्टीप्लाई करके कर दूंगा इंटीग्रेट। तो मल्टीप्लाइंग बाय डीएम ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेटिंग तो मल्टीप्लाई तो हो गया, अब इंटीग्रेट कर लो। h कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इज कांस्टेंट, h कांस्टेंट है तो h बाहर बराबर। ये r0 डिस्टेंस कौन से पॉइंट से था, o, तो इंटीग्रेशन r0 स्क्वायर डीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट विच पॉइंट, o पॉइंट। तो ये आ गया आपके पास आयो इक्वल टू h स्क्वायर, तो वैसे भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएम m टोटल मास ऑफ द बॉडी, तो दैट इज m। इसको लिख देना 0 शांति से, ज्यादा शोर मत करना, इधर ज्यादा लिखना मत, इधर फंस जाओगे। सिर्फ बोलना है, सिर्फ आपको बोलना ये है कि since the mass distribution about center of mass is symmetric, hence integration x dm is 0। कितना 0। करेक्ट। देन आखिरी में इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, आर डिस्टेंस कहां से था, सी पॉइंट से, तो ये क्या है, आई सी है। देयरफॉर I0 इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। ये आ गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका यूज इंपॉर्टेंट, हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हमको फाइंड करना है अबाउट अ टैंजेंट, लेट अस से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ओ पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है, ये सी पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितना है h, और h इक्वल टू क्या है r। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है IC, इसके अबाउट क्या है IO बराबर। तो हो गया IO इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। IC है mr स्क्वायर और h भी क्या है r है, h इक्वल टू r है ना, तो IO कितना है 2mr स्क्वायर हो गया। और अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो I बाय m, I है 2mr स्क्वायर अपॉन m, mm हो गया कैंसल, तो √2 टाइम्स ऑफ r। तो k की वैल्यू अगर √2 r आई तो द बॉडी इज अ रिंग रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। याद क्लियर। डिस्क का भी कर सकते हो, सिर्फ डिस्क के केस में इधर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा √3 बाई टोटल √3/2। तो वो भी तुम कर सकते हो, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। क्लियर। दूसरा जो थ्योरम है दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इसके कुछ कंडीशंस है, ये तुम कहीं पे भी नहीं अप्लाई कर सकते। कंडीशन नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली अ प्लेन लैमिनार बॉडी। पेपर लाइक थिन बॉडी के लिए ही होता है, प्लेन शीट के लिए होता है, 2 डायमेंशनल सर्फेसेस के लिए होता है। यू कैन नॉट अप्लाई इट टू 3D बॉडीज। कंडीशन नंबर 2, इसमें कम से कम 2 एक्सिस इसी बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, तो आपको IX और IY या तो पता है, हाँ, या तो फाइंड करना, दोनों में से एक चीज होगी। तो बॉडी शुड बी प्लेन लैमिनार बॉडी, मिनिमम 2 एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, थर्ड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी, and 4, all these 3 axes should be concurrent, they should pass through same point। तो ये कंडीशंस है। प्लेन लैमिनार बॉडी होना चाहिए, 2 एक्सिस बॉडी में होना चाहिए, तीसरा एक्सिस बॉडी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। एज आई टोल्ड यू, इसका डेरिवेशन आपको खुद को करना है, मैं सिर्फ इसका आपको एप्लीकेशन बता दूंगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं रिंग का ही केस लेता हूँ, क्योंकि रिंग हम लोग ऑलरेडी रिंग कंसिडर कर ही रहे हैं। तो रिंग है, ऑफ कोर्स हमको ये पता है ये क्या है, आईसी है। इस केस में क्या है, आई जेड है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, आई एक्स है। लेकिन ये क्या है, आई डी है। आई डी क्यों, क्योंकि ये डायामीटर है। और ये क्या है, वाई एक्सिस है, लेकिन ये क्या है, डायामीटर है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब आपको आई जेड इक्वल टू आई सी पता है। मतलब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट डायामीटर, एनी डायामीटर, ये डायामीटर, कोई भी डायामीटर। तो हमने दो डायामीटर तो दिखा के रखे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट दिखा के रखा है। तो यहाँ पे आई जेड क्या है, आई सी है, और रिंग के लिए आई सी क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। आई एक्स और आई वाई क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, डायामीटर है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, आई डी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड इज एम आर स्क्वायर, बराबर है ना। आई एक्स और आई वाई सेम है, आई डी प्लस आई डी, तो 2 टाइम्स ऑफ आई डी। तो व्हाट इज आई डी, एम आर स्क्वायर बाई 2। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन में मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ये रिंग का है। डिस्क का करोगे तो डिस्क का यहाँ पे आएगा 2, बराबर ना। हाँ बराबर है, और 2 आ जाएगा, बन जाएगा 4। तो एम आर स्क्वायर बाई 4। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, आई बाई एम का रूट। आई क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और एम 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 हो गया, तो आर बाई रूट 2। तो ऐसा भी फाइंड कर सकते हो। तो आर बाई रूट 2 के दो केसेस बन गए, एक तो डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक तो रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि अगर तुमने गलती से एक या दूसरा लिख दिया तो गए। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो ऐसे बाकी केसेस आप खुद से कर सकते हो। अब इसके बाद क्या टॉपिक था, मुझे जहां तक याद आ रहा है रोलिंग मोशन था। हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है रोलिंग मोशन था। रिजिड बॉडी, आर्बिट्री शेप, वो सारे केसेस हो गए हमारे। रोलिंग मोशन है ना। और आई वॉज टेकिंग फ्रॉम लास्ट लास्ट अराउंड 10 मंथ्स। हमने 2 मार्च को ये चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले साल। लगभग 20-22 मार्च के आसपास मैंने रोलिंग मोशन लिया था। तब मैंने आपको बोला था कि रोलिंग मोशन के नोट्स मैं आपको दूंगा, जो मैंने आज तक दिए नहीं, और अपने से एक भी आया नहीं। रोलिंग मोशन का टॉपिक ही नहीं है नोट्स के अंदर, है। हाँ, आधा पार्ट है, आधा पार्ट गायब है। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन दिखेगा नहीं। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन नोट्स में है नहीं, है नहीं है। ओके, तो अभी मैं दे दूंगा आपको कल परसों नोट्स उसके। तो एनीवेज, तो पहले अभी रोलिंग मोशन देखते हैं। रोलिंग मोशन, अब रोलिंग मोशन, देखो पहली बात तो एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है ना, रोलिंग मोशन फ्रिक्शन के बिना नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन स्किडिंग है, स्लाइडिंग है। स्लाइडिंग मोशन सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, गाड़ी का चक्का एकदम स्मूथ हो गया, गाड़ी स्लिप हो गई, मतलब तुम बोल रहे हो गाड़ी का टायर रोटेट नहीं हुआ, वो क्या कर गया, सिर्फ ट्रांसलेट कर गया। तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए। रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन किसका, सेंटर ऑफ मास छोड़ के सबका। ट्रांसलेशन किसका, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का। तो जब बॉडी रोल होता है तो पूरी बॉडी में एक ही ऐसा पॉइंट है जो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स। तो रोलिंग मोशन याद रखना, रोलिंग इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ रिमेनिंग बॉडी, बराबर। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब मैं और एक चीज तुमको बता देता हूं,
अगर मैं एक डिस्क लेता हूँ, अगर मैं एक रिंग लेता हूँ, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ, सॉलिड या हॉलो स्फीयर लेता हूँ, सबका मास सेम रखता हूँ 10 किलो, सबका रेडियस सेम रखता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन सबका सेम होता है क्योंकि सबका स्पीड सेम है। तो कुछ चेंज होता है तो वो होता है रोटेशनल एनर्जी, कुछ चेंज नहीं होता है तो वो होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, प्रोवाइडेड मास एंड रेडियस ऑफ ऑल द बॉडीज आर सेम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि करना पड़ेगा। आई होता है एम के स्क्वायर और v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन दिखता है तुमको? एम वी स्क्वायर बाई 2, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन है तो पहले टर्म में बचा, बाद में आया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अगर रिंग है के इक्वल टू आर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 और 2 कैंसल, तो टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन फॉर अ रिंग इज एम वी स्क्वायर। डिस्क है तो के इक्वल टू आर बाय रूट 2, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/2, 1/2 + 1 इज 3/2, 3/2 और हाफ 3/4 एम वी स्क्वायर बराबर। हॉलो स्फीयर है रूट ऑफ 2/3 आर, तो के स्क्वायर इज 2/3 आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3, 2/3 + 1 इज 5/3, 5/3 इंटू डिनोमिनेटर में 2, 5/6 एम वी स्क्वायर। पूरा टेबल बना के दिया था मैंने आपको, राइट? तो वो नोट्स जाके रेफर करना क्योंकि बहुत काम की चीज है ये। तो यहाँ से हमको मिल गया टोटल रोलिंग मोशन का एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन। अब जो एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ जिसके नोट्स मैंने दिए नहीं, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन on an inclined plane, तो ऐसा है हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये फाइनल पॉइंट है बी, ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। हमारे पास एक बॉडी है और वो जो बॉडी है वो स्टार्ट करेगा ए पॉइंट से रोल करना, और वो रोल करते करते कहाँ आएगा? ग्राउंड पे आएगा। हमारा टास्क है दो, एक टू फाइंड आउट व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब एट पॉइंट बी व्हाट इज वेलोसिटी, दूसरा टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है। ये जो सरफेस जिसपे ये रोल हो रहा है, इस सरफेस का लेंथ है एस। एक तो जिस हाइट से इसने रोल करना स्टार्ट किया था वो हाइट है एच, और क्योंकि इसने स्टार्ट किया था मतलब इससे पहले वो मूव नहीं होता था, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। वी फाइंड करने का सिंपल सा ट्रिक, बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग होता है। कोई बोलता है अप्लाई करो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन, मतलब टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। कोई बुक बोलेगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और बात वही है ना। अगर आप बोलते हो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, total energy is potential energy at A plus kinetic energy at A. This is kinetic energy, मतलब potential energy at B, potential energy at B plus kinetic energy at B. Potential energy at A is mgh. Kinetic energy is 0 because body was at rest. Potential energy at B is 0 because height is 0. And this is half mv, गलती कर दी, रोलिंग मोशन है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हो गई गलती, अगर नहीं लिखोगे तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं आपको आंसर। कैंसल एंड कैंसल, 2 को शिफ्ट कर दिया 2gh, 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर। तो बुक किसी बुक में लिखा होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सही तो है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी 0 था, नीचे आया पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में पोटेंशियल हो गया 0। वेरी गुड। देन खत्म, ओके। देन यू हैव v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सीईटी जेईई नीट सब में एक क्वेश्चन आया है, स्टेट बोर्ड में भी आया है। 3 बॉडीज दिए हैं, पूछा है सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। रिंग दिया है, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1, 1 + 1 2, 2 2 कैंसल, रूट ऑफ जीएच।
डिस्क दिया है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 प्लस 1 3/2 2 गया ऊपर 4/3 4/3 1.33 1.33 का रूट पता होना चाहिए। उसके बाद दिया सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 2/5 प्लस 1 इज 7/5 5 गया ऊपर 10/7 10/7 जो भी वैल्यू है 1.33 से कम है तो रूट भी 1.33 का रूट से कम है, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? डिस्क का। राइट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन। देन आखिरी चीज है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन निकालना है तुमको? v पता लग गया, u पता है, h दिया है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर अभी तो लिखा v स्क्वायर 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यू कितना था 0, 2as, h नहीं s, डिस्टेंस s कवर हुआ, h नहीं कवर हुआ, s हुआ। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन, व्हाट इज s? h अपॉन साइन थीटा। तो व्हाट इज s? h अपॉन और a मतलब g, है ना? गलत बता रहे हो, वो एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, वो सरफेस पे रोल होके आया, वो एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी तो नहीं है। ये होगा ग्रेविटी, फ्री फॉल, ए इक्वल टू जी। वो फ्री फॉल है क्या? नहीं। हाँ, तो ए को जी मत लिखना, नहीं तो जी जी कैंसिल कर दोगे, जो फाइंड करना है वही कैंसिल हो गया। तो एच और एच तो होगा कैंसिल, 2 और 2 होगा कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा जी, ये साइन थीटा जाएगा वहां पे, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए मिल गया आपको। अगर रिंग है तो जी साइन थीटा बाई 2, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1 1 प्लस 1 इज 2। डिस्क है तो 1/2 प्लस 1 3/2 2 गया ऊपर 2 जी साइन थीटा बाई 3। ऐसा अलग अलग बॉडीज के लिए फाइंड कर सकते हो। डन। तो खत्म हो गया ये चैप्टर यहाँ पे।